हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। टिल हमने डिस्कस किया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जो हमने डिस्कस करना था दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस ये की थी दैट वाज द मेटालिक कैरेक्टर। तो बेटा मैंने ये बोला था कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सिंपल है बेटा, ये याद रखिएगा। क्या बोला था मैंने? मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो हमने डिस्कस किया था डैट इज़ द रिड्यूसिंग नेचर। तो ये भी पॉइंट मैंने बोला था कि रिड्यूसिंग नेचर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ये सब्लिमेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, जो हमने आगे चैप्टर्स में डिस्कस करना ही करना है। तो बेटा ये याद रखना कि reducing nature is inversely proportional to ionization energy. Reducing nature is inversely proportional to ionization energy. ये हमने डिस्कस किया था। तो ये भी बोला था मैंने कि reducing nature does not only depends on the ionization energy but it also depends on किस पे? important factors पे such as sublimation energy, such as hydration energy. फिर हमने ये भी डिस्कस किया थर्ड एप्लीकेशन इसकी दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हो गया कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम की बात करें, सोडियम में Na+ जो है इट्स स्टेबल। इसी तरह मैग्नीशियम की बात अगर करेंगे तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव इज स्टेबल। ठीक है ना। अब सर हमें कैसे पता चले कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट ए ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। तो इस पे जो चार्ज चढ़ेगा दैट इज ए पॉजिटिव। इसी तरह अगर इस ए पॉजिटिव ने और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज आई सेकेंड। तो इस पे जो चार्ज अब डेवलप होगा दैट इज ए डाई पॉजिटिव। अब बेटा ये जो ए पॉजिटिव है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये जो है दैट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बेटा याद रखना हमेशा क्या एक कंसेप्ट है दैट इज चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी दैट इज द चेंज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप ऐसे याद रखोगे IE2 माइनस IE1 इज इक्वल टू डेल्टा IE। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, क्या बोला मैंने? अगर IE2 माइनस IE1 इनका डिफरेंस डेल्टा IE कहलाता है। अगर डेल्टा IE इज लेस देन कितना? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा याद रखिएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो क्या याद रखोगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
इज स्टेबल। तो ये पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि अगर डेल्टा आई ई इज लेस देन 11.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर डेल्टा आई ई is greater than 16 electron volt, then lower oxidation state is stable. Similarly, IE2 minus IE1 is equal to delta IE अगर ये more than क्या है 16 electron volt, then lower oxidation state is stable। ठीक है बेटा, तो क्या बोला मैंने, IE2 माइनस IE1 इज इक्वल टू डेल्टा IE। अगर ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अगर ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है ना। डेल्टा आई किसके बराबर, IE2 माइनस IE1। ठीक है बेटा, अगर मैंने मान लिया IE2 इज 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड IE1 इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका जो वैल्यू है डेट कम्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डेट इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। इट इज लेस देन, शाबाश, इट इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10, तो इसका मतलब क्या, 10 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो इसका मतलब ये है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल है। ठीक है ना, आया समझ। अब इसके बाद ये था कंपैरिजन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एक एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हमें ये पता चल सकता है कि इस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। मेरे पास कोई एलिमेंट है, मेरे पास कोई एलिमेंट A है, ठीक है ना। तो मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, हाइपोथेटिकल बनाऊंगा, वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई एलिमेंट A है, अब मैं डिफरेंट वैल्यूज किसकी लिखूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लिखूंगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लिखूंगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 3 लिखूंगा, सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी 4 लिखूंगा और आयोनाइजेशन एनर्जी 5 लिखूंगा। अब मान के चलो जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है डेट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड का जो है डेट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड का जो है डेट इज 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ का मान लो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ का मान लो 78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा जी इन वैल्यूज को ऑब्जर्व कर लो, इन वैल्यूज को ऑब्जर्व कर लो। सर 10 से 5 15, 15 से 22। अब बेटा जी 22 से डायरेक्टली आ रहा है
54। तो इसका मतलब यहाँ पे लार्ज डिफरेंस है, मीन्स देयर इज, जहाँ पे भी सर्टन लार्ज जंप आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो इसका मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल रहे हैं, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं निकल रहे हैं। जहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जहाँ पे आप ये याद रखोगे, जहाँ पे लार्ज डिफरेंस इज सीन, वहाँ पे आपने स्टॉप करना है, या ऐसे लिखोगे व्हेन देयर इज द सर्टन लार्ज जंप इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, सर्टन लार्ज जंप इन द आयोनाइजेशन एनर्जी, जंप इन IE, जब लार्ज सर्टन जंप आयोनाइजेशन एनर्जी में आएगी तो वहां पे आप स्टॉप करोगे, तो इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये लिखूंगा देयरफॉर दिस एलिमेंट A has 3 electrons in its वैलेंस शेल। ठीक है ना बेटा? तो क्यों मैंने बोला इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है? क्योंकि फिर जब तीसरे के बाद मैंने 4th इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे लार्ज डिफरेंस आ गई। जहाँ पे लार्ज डिफरेंस आएगी तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है, वहीं पे आप प्रेडिक्ट करोगे कि इसमें इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो क्या मैं बोलूँगा? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A इज A+। thus from above, most stable oxidation state of A is A3 पॉजिटिव। ठीक है ना? अब हम सम फॉर्मूलाज बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास A है, A की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अब अगर मैं इसका ऑक्साइड बनाऊंगा, ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या आएगी? सर इसकी ऑक्साइड की फॉर्मूला ऑक्सीजन पे -2, तो इसके नीचे 3 आएगा क्योंकि वैलेंसी 3 है, इसके नीचे 2 आएगा। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सर फॉर्मूला विल बी A2O3। दिस इज द ऑक्साइड फॉर्मूला, ऑक्साइड फॉर्मूला ऑफ A। अब इसी तरह अगर मैं बोलूँगा हैलाइड फॉर्मूला ऑफ A, हैलाइड फॉर्मूला, हैलाइड्स पता है ना, मीन्स हालोजेंस। हैलाइड फॉर्मूला देखो बेटा, मेरे पास A है, मेरे पास X। अब जो A होता है, A को मैं डिनोट, A की वैलेंसी 3 है और X की वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस इट, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? शाबाश, A1X3 ये हालोजेंस में है या हैलाइड्स में है। इसी तरह हाइड्राइड की बात करेंगे। हाइड्राइड जब भी सुनोगे दैट मीन्स हाइड्रोजन पे -1, तो बेटा क्या आएगा? शाबाश, A और H है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, क्रिस क्रॉस इट, व्हाट विल बी द हाइड्राइड फॉर्मूला? इट विल बी A1H3, ये हाइड्राइड की फॉर्मूला। इसी तरह नाइट्राइड की फॉर्मूला, नाइट्राइड की फॉर्मूला सर AN, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, सिंपलेस्ट रेशो में लिखना होता है, तो आंसर क्या आएगा? AN, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। ठीक है ना? ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का सम एप्लीकेशन पार्ट। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने फर्स्ट थिंग पढ़ा कि मेटालिक कैरेक्टर। मैंने ये बोला कि मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। रिमेंबर बेटा जी, सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला कि रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद मैंने बोला कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेबल है। तो इसमें मैंने ये बोला कि इफ डेल्टा आई ई की वैल्यू लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर डेल्टा आई ई की वैल्यू ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज द स्टेबल। इसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस शेल, फोर्थ दिस एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें मैंने ये बोला कि जहाँ पे भी वैल्यू में लार्ज डिफरेंस आएगा, सर्टन जंप आएगा, वहीं पे स्टॉप कर लो। उससे पहले जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जीज है वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डिफरेंट फार्मूलाज सिखाया ऑन द बेस ऑफ ए, हम फार्मूलाज कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ये याद रखोगे फ्यू इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, few important orders of ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी की फ्यू इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का, और इट्स सो इम्पॉर्टेंट, मार्क इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अब फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे दैट इज द बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली। अब सर बोरॉन फैमिली में दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब सर हमें पता ही है इसका ऑर्डर ये आएगा, ठीक है बेटा, बट ये गलत है। ये जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बोरॉन फैमिली का, ये रॉन्ग ऑर्डर है। तो मैंने हमेशा बोला है कि बोरॉन फैमिली क्या गड़बड़ फैमिली होती है। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे एक्चुअल ऑर्डर जो हमें मिला बाय द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। तो बेटा ये याद रखना, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। क्या कैसे निमोनिक याद रखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी का? बोरॉन फैमिली की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। तो क्या, पहले फिर से बताओ क्या बोला मैंने, क्या ऑर्डर याद रखोगे? बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। तो ऐसे याद रखोगे, बंद करके ताला टीएल, गया मीन्स ये गैलियम, इंडिया आई एन, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, गया एल्युमिनियम इंडिया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बोरॉन फैमिली का क्या है? बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। तो बेटा इसको रट्टा मार, ठीक है बेटा। इसी तरह कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली हो गई, इसी तरह कार्बन फैमिली। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें? इन कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली में आपको पता ही है क्या क्या आता है। कार से गए सिंध पंजाब, ठीक है ना बेटा, कार से गए सिंध पंजाब। अब आपको पता ही है बेटा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, जब साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो इसका ऑर्डर ये आएगा, एज एक्सपेक्टेड। बट जब हम सिंध पंजाब पर पहुंचते हैं तो पीबी का, लेड का ज़्यादा होता है एसएन से। सर क्यों पीबी का ज़्यादा आता है एसएन से? क्योंकि जो पीबी होता है, इंपॉर्टेंट, पीबी में 4f इलेक्ट्रॉन, 4f14 आता है। इसकी वजह से सिग्मा जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जब इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा।
इसीलिए Pb की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है Sn से। तो ऑर्डर क्या बनेगा? सो ऑर्डर आप ये याद रखोगे, कार से गए पंजाब सिंध, ऐसे याद रखना। ठीक है ना बेटा? तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा? तो कार्बन फैमिली में यहाँ पे आप याद रखोगे, यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन आई? बिकॉज ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4f इलेक्ट्रॉन में सिग्मा कम होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। रेस्ट जितनी भी फैमिलीज है, डेट इज नाइट्रोजन फैमिली, रेस्ट बोला मैंने, नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन फैमिली, कामा ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और इसी तरह नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, इनमें बेटा जी नॉर्मल ऑर्डर आता है। नॉर्मल ऑर्डर follows the normal order of ionization energy, that is from top to bottom ionization energy decreases. For example मैं लिखूंगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओ साथ साथी तेरा पायो। इसी तरह फिर कल बाहर आई आंटी। इसी तरह हीलियम, हीलियम नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो दिस विल बी द नॉर्मल ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर सिर्फ बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉर्मल ऑर्डर। इसीलिए क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन आएगा या तो कार्बन फैमिली से या तो बोरान फैमिली से। अब इसके बाद हमने पढ़ना है, डेट इज, ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। डी ब्लॉक आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। डी ब्लॉक आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। अब आई फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, that is scandium Sc स्क्वायर यामाहा लाव। अब यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉर्मल साइज, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज, सॉरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो आप ये पॉइंट याद रखोगे, साइज इंक्रीजेस down the group size increase होता है, therefore ionization energy decreases। आया समझ? इसी तरह अगर मैं बात करूँगा 3D 4D और 5D, ये स्कैंडियम का हो गया। अब इसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, Ti, Zr, हाफनियम, HF। अब आपको पता ही है दिस इज 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। अब बेटा यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम सर वही साइज इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी थी, होता है टाइटेनियम और जिरकोनियम में। देखो टाइटेनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जिरकोनियम से, बट जिरकोनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है हॉफनियम से। आना क्या चाहिए, एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे थे,
टाइटेनियम की सबसे ज़्यादा, फिर जिरकोनियम की, फिर HF की, हॉफनियम की। बट आया क्या, जो हॉफनियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, जिरकोनियम से। क्यों बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। किसकी वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सिग्मा इंक्रीज होता है। जब सिग्मा इंक्रीज हो गया तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। बट ऐसे भी याद मत कर लो, आप क्या याद रखोगे, जैसे मैंने याद किया है, रट्टा मारना, 5D 3D 4D। क्या याद रखोगे, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने ऊपर पढ़ाया भूल जाओ, अब ये पॉइंट याद कर लो, ये रट्टा मार लो। डेट इज़ 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होती है 3D सीरीज़ से, और सबसे कम 4D सीरीज़ की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, सबसे ज़्यादा 5। अब ये 5D सीरीज़ उसी को समझ में आएगा जिसने पीरियोडिक टेबल सारा कुछ याद किया होगा। 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा 3D सीरीज़ से और 4D सीरीज़, 5D 3D 4D। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज 5D 3D 4D, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्वेश्चन लूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब आपको पता ही है, आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन। सर आयोनाइजेशन एनर्जी आपने अभी बोला, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब आपको पता ही है, कॉपर बिलोंग्स फ्रॉम द 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड गोल्ड फ्रॉम 5D सीरीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, 5D सीरीज, फिर क्या है 3D सीरीज, फिर क्या है 4D सीरीज। तो व्हाट विल बी योर आंसर, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गोल्ड की होगी। यहाँ पे मैंने AG लिखा है, दिस इज AU, सबसे ज़्यादा AU की है। फिर बेटा किसकी है, फिर किसकी है, शाबाश, 5D के बाद 3D, फिर क्या आएगा कॉपर, फिर क्या आएगा सिल्वर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो सिंपल आपने याद रखना है, जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे तो उनमें जब भी वो बोलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो आप क्या करोगे, 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज। सबसे ज़्यादा 5D सीरीज की होती है, फिर 3D सीरीज की, फिर 4D सीरीज की। तो बेटा इंपॉर्टेंट 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 है, क्या बोला मैंने, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा 5D की होती है, फिर 3D की होती है, और सबसे लास्ट में 4D की होती है। सर क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह और एक क्वेश्चन लेंगे हम, सर क्वेश्चन क्या है, सब्र करो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। बाबू ये क्वेश्चन कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। सर बेटा सर खेल गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, अब यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स हो गई। तो आप क्या करोगे, आप ना एलिमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो, ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, और उनको एक साथ रखो। जस्ट लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड के हैं, सल्फर और क्लोरीन थर्ड पीरियड के हैं। तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे कि सेकंड और थर्ड पीरियड वालों को हम अलग करेंगे। क्या बोला मैंने, क्या कैसे हम अप्रोच करेंगे, सेकंड और थर्ड पीरियड वालों को अलग करो। सर कर लिया, उससे क्या होगा, बस उसी से तो सारा कुछ होगा। सेकंड में क्या क्या आता है, सर क्या बात कर रहे हो, पहले ऑक्सीजन आएगा,
पहले ऑक्सीजन आएगा फिर फ्लोरीन आएगा। इसी तरह थर्ड पीरियड में पहले सल्फर आएगा फिर क्लोरीन। सर हमने अलग किया। अब बताओ मेरे बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड की ज़्यादा होती है या थर्ड पीरियड की एनर्जी ज़्यादा होती है? सर हमने पढ़ा है सेकंड और थर्ड में सेकंड की सबसे ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने? सेकंड और थर्ड में सेकंड की IE ज़्यादा होती है ना? क्या बोला? शाबाश शाबाश शाबाश। सेकंड और थर्ड में से किसकी ज़्यादा होती है? सेकंड की ज़्यादा होती है। अब मैं ऐसे दिखाऊंगा, सर सेकंड की ज़्यादा होती है। अब जब सेकंड की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो फ्लोरीन की ज़्यादा ऑक्सीजन से, इसी तरह क्लोरीन की ज़्यादा सल्फर से। सर अब ऑर्डर लिखो, अब ऑर्डर लिखो। सबसे ज़्यादा सेकंड और थर्ड में से सबसे ज़्यादा किसकी? सेकंड की। तो सेकंड वाले जो भी होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर सेकंड में कंपैरिजन करना, डेट इज़ फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन में। अब थर्ड में से क्लोरीन और सल्फर की, सर क्लोरीन की ज़्यादा होती है सल्फर से। दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व जब मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जब वो एक साथ पूछेगा तो एलिमेंट्स को अलग अलग कर लो, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को एलिमेंट्स को अलग कर लो। अब क्या देखोगे कि सेकंड और थर्ड में से सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो कर लिया वो। फिर उसके बाद सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा किसकी होती है वो आप देख लोगे। इसी तरह अगर मैं अनदर क्वेश्चन लूँगा प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, N और P, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सर यहाँ पे भी मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स आ गई। सर क्या क्या? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अब कर लो अलग। सर सेकंड पीरियड में कार्बन और नाइट्रोजन आता है, थर्ड पीरियड में फॉस्फोरस और सिलिकॉन आता है। कार्बन और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में और सिलिकॉन और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में। सिलिकॉन और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में। ठीक है बेटा। अब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा? सेकंड पीरियड की। अब पहले सेकंड पीरियड को ख़त्म करते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा? नाइट्रोजन की। और इसी तरह सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा? सिलिकॉन और फॉस्फोरस में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा? फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। सर हमने तो पहले सोच ही लिया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन की उससे कम, फिर किसकी आएगी? फॉस्फोरस की आएगी, फिर सबसे कम सिलिकॉन की आएगी। हलवा है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन ना बार बार के एग्जाम में आते हैं। इसी तरह और एक क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिए, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। इसमें भी आप क्या करोगे सर? इसमें आप ये देखोगे कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन है और थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन है, उनको अलग कर लो और आंसर पाओ। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, डेट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं, डेट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर एफिनिटी, सर दिमाग में आ रहा है, एफिनिटी का मतलब हो गया लविंग टेंडेंसी। क्या बोला मैंने पब्लिक? एफिनिटी का मतलब क्या है? लविंग टेंडेंसी।
लव करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक फेमस मूवी है दशरथ मांझी एंड फुगनिया, ठीक है ना। मान के चलो जो ये एटम है ये दशरथ मांझी है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। अब इलेक्ट्रॉन फुगनिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फुगनिया है। अब ये एटम क्या है, दशरथ मांझी। अब दशरथ मांझी का डायलॉग याद करो, ए फुगनिया तोरे को हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, तू हमारी जान है रे। इसी तरह ये एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन को चिल्लाता है, ए इलेक्ट्रॉन तू हमारी जान है रे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसको, इस एटम को। इसमें जब इलेक्ट्रॉन एटम को ऐड हो गया, एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्यार हो गया, मीन्स जहाँ पे भी प्यार होता है वहाँ पे कटना है। कटना मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा याद रखना, जब भी अट्रैक्शन पावर होगी, जहाँ पे भी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी वहाँ पे कटना ज़रूर है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added into an, इंपॉर्टेंट ये लाइन है, into an, ये मैं अलग कलर से लिखूंगा, into an isolated gaseous atom। जब हम आइसोलेटेड गैशियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है लविंग टेंडेंसी, लविंग टेंडेंसी। ए फुगनिया तू हमारी जान है रे, जहाँ पे अट्रैक्शन पावर होगी वहाँ पे कटना है, मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो मान के ये चलना वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ से हमें ये पता चला जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। हाँ या ना बोलो, ज़्यादा एनर्जी रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज मीन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, व्हेन, ऐसे लिखेंगे एनर्जी इसलिए ज़्यादा रिलीज होती है बिकॉज देयर इज ज़्यादा अट्रैक्शन पावर बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ attraction force between electron and न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज नहीं होती है बेटा, मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है। ये सिस्टम की टोटल एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की टोटल एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्लोरीन है, ये गैशियस फॉर्म है, आइसोलेटेड है। अब इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, जब इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl नेगेटिव गैस। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो गई और इसी को हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सर मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ गया, सर क्या आ गया,
हाँ मैंने जान लिया, मेरे पास नियॉन है, नियॉन गैस है, आइसोलेटेड नियॉन है, इसको मैंने अगर इलेक्ट्रॉन दिया, क्या ये Ne नेगेटिव बनेगा? सर नहीं बनेगा, क्योंकि नियॉन स्टेबल है। अब मैं फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इसको देना होगा, ऑलरेडी ये स्टेबल है, ऑलरेडी इसके पास फुगनिया है, मैं इसको बोल रहा हूं कि तू और फुगनिया लो, ये क्यों लेगा? अगर मैंने अब इसको मजबूर किया भी तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या इसको मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकता हूं? नो सर, यहाँ एनर्जी देनी है, यहाँ एनर्जी देनी है। जब यहाँ पे एनर्जी देनी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन केस ऑफ नियॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियॉन गैस इज ज़ीरो, बिकॉज मुझे यहीं से इसको एनर्जी देनी है। ठीक है ना? क्यों? बिकॉज एनर्जी रिलीज नहीं हो गई, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो गई। ठीक है बेटा? इसी तरह अगर मैं बोलूँगा हीलियम, मेरे पास हीलियम है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नो सर, क्योंकि ये स्टेबल है। तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो तभी ये बनेगा हीलियम नेगेटिव गैस। तो यहाँ पे भी E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हीलियम क्या है? ये ज़ीरो है। और बेटा याद रखना, जो भी हम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का किस्सा पढ़ते हैं, ये डिफाइन होता है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन पे। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन अचीव करना टेम्परेचर इज़ बहुत ही मुश्किल। तो दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है ना? तो नोट में आप ये लिखोगे, इलेक्ट्रॉन affinity is defined on absolute ज़ीरो केल्विन। किस पे डिफाइन होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे। दस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाइपोथेटिकल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है ना? अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू क्या आएगा? ए का, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना? इसी तरह अनदर कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम यही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी that is delta H Eg, और सम बुक्स इसको ऐसे दिखाती है डेल्टा EgH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी का मतलब, जब भी एंथैल्पी सुनोगे उसका मतलब एनर्जी चेंज, सिंपल। एंथैल्पी का मतलब क्या है? एंथैल्पी मीन्स एनर्जी चेंज। ठीक है बेटा? इसी तरह इफ आप ये याद रखोगे, इफ डेल्टा H Eg, अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ गई, देन एक्सोथर्मिक। और इसी तरह इफ डेल्टा H Eg पॉजिटिव आ गया, देन एंडोथर्मिक। तो आप ये याद रखोगे, इफ डेल्टा H Eg नेगेटिव, एक्सोथर्मिक, इफ डेल्टा H Eg पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। याद है? याद रखना। तो इसका मतलब ये है सर, डेल्टा H Eg मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू
Exothermic means energy release. More negative value, more will be its electron affinity. हाँ या ना? If delta Heg more negative value, more will be its electron affinity. हाँ या ना? ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? डेल्टा Heg का वैल्यू अगर मोर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर होगी. मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर डेल्टा Heg, अब सिमिलरली आप ये बोल सकते हो, इफ डेल्टा Heg मोर पॉजिटिव वैल्यू, मोर पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब ये है लेस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज. मीन्स डेल्टा Heg नेगेटिव होना चाहिए. जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, डेल्टा Heg पॉजिटिव होगा, उतनी ही लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. ठीक है ना? तो एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा, डेल्टा Heg हमें ये पता चला, डेल्टा Heg इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. क्या? डेल्टा Heg किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ EA. EA means electron affinity, and this formula it is defined as absolute 0 degree. ठीक है ना? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे. ठीक है ना? तो डेल्टा Heg किसके बराबर है? माइनस EA, माइनस EA. तो इसी का मतलब जितना ज़्यादा माइनस में EA आएगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो मैंने ऊपर बोला. डेल्टा Heg इज इक्वल टू माइनस EA, डेल्टा Heg इज इक्वल टू माइनस EA. अगर इसकी इक्वेशन देखोगे कि डेल्टा Heg इज इक्वल टू माइनस EA कहाँ से आ गई? तो ये यहाँ से आ गई. डेल्टा Heg इज इक्वल टू माइनस AE माइनस 5/2 RT. ओनली फॉर, और वो भी आपने फॉर्मूला देखनी है, जेई एडवांस. और जेई एडवांस में ये फार्मूला पूछ सकता है. ना जेई में पूछेगा ना नीट में पूछेगा. डेल्टा Heg इज इक्वल टू माइनस AE माइनस 5/2 RT. ये डिफाइन है एट एनी टेम्परेचर. तो इसमें AE क्या है? माइनस AE क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. डेल्टा Heg क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. समझ में आया कि नहीं आया? सर ये हमने याद नहीं करनी है, इसमें हमने सिर्फ डेल्टा Heg इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ EA याद रखना है. अब कहाँ से आ गई वो मैंने फार्मूला बताई, और ये फार्मूला जेई एडवांस वाले याद रख सकते हैं. नीट वाले स्टूडेंट्स या जेई वाले स्टूडेंट्स को इसको टच भी नहीं करना है. तो नोट में आप ये पॉइंट लिखोगे तो हमें ये पता चला, मोर द एनर्जी रिलीज, more the energy release during addition of electron. तो ये पॉइंट याद रखना, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज़्यादा का मतलब डेल्टा Heg विल बी मोर नेगेटिव. देन डेल्टा Heg विल बी more negative
यहाँ से हमें ये पता चला, क्या बोला मैंने, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब डेल्टा एच ई जी विल बिकम मोर नेगेटिव। जितना ज़्यादा वो मोर नेगेटिव होगा तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब सिमिलरली क्या मैं ये लिख सकता हूं, मोर एनर्जी absorbed, or to be precise given, during addition of electron, then delta H Eg will be more positive. यस सर, करेक्ट है सर। जितना ज़्यादा डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी उतनी ही ज़्यादा हमें बाहर से ही एनर्जी देनी होगी ताकि इलेक्ट्रॉन उस एटम में जाए। ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। फिर से क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जितना ज़्यादा डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी। इज इट क्लियर? आया समझ कि नहीं आया समझ? अब इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर छोटा सा एक टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।